तो कैसे हैं आप लोग? I welcome you all on your own YouTube channel Boardmarks. Don't forget to like, share and subscribe. In today's class we will start Ibn Battuta and the excitement of the unfamiliar. क्या इब्न बतूता कब आया इंडिया? इन 14th century से. And the time he came to India was Indian subcontinent was already a part of global network of communication. कि जब वो भारत आया तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है मतलब आइसोलेशन में नहीं था, बल्कि जो है तुम्हारा इट वाज पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन. कहाँ से कहाँ तक देखोगे कि इंडिया का जो रिलेशन रहा है, तो ईस्ट में कहता है चाइना से लेकर के वेस्ट में जब हम जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड यूरोप तक जो है हमारा कम्युनिकेशन रहा था. एंड आगे देखेंगे कि इन सारे प्लेसेस को जो है तुम्हारे जैसे नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन रहा हो या फिर वो सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया आता है, इंडिया चाइना, इन सारे प्लेसेस को जो है ऑलरेडी जो है वो भी एक्सटेंसिवली जो है घुमा था. जब इंडिया आया तो क्या किया, तो वो जो है तुम्हारा लर्नेड मैन के साथ जो यहाँ के रूलर्स रहे उनके साथ वो टाइम स्पेंड किया. एंड कई बार जो है तुम्हारा वो काजी की पोस्ट पे सर्व किया. जैसे देखे कि जब इंडिया आया तो मोहम्मद बिन तुगलक उसको काजी अपॉइंट किया था. उसके बाद जब वो मालदीव गया, मालदीव में भी जो है 18 मंथ तक जो है वो काजी के पोस्ट पे सर्व किया. तो इंडिया या जहाँ भी गया वो लर्नेड लोगों के साथ टाइम बिताया, रूलर्स के साथ टाइम बिताया, काजी के पोस्ट पे जो है सर्व किया. एंड ही एंजॉयड अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ अर्बन सेंटर्स. कि जैसे दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ जो है झारखंड का कल्चर दिखने नहीं दिखता, या सिर्फ बिहार का कल्चर नहीं दिखता. उन सारे प्लेसेस पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कि कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई लद्दाख से आ रहा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा है. यानी मल्टीपल प्लेसेस से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग कल्चर फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग बिलीफ आइडिया शेयर कर रहे हैं. ये क्या है? इस तरह के कल्चर को हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन कल्चर. तो जब इब्न बतूता यहाँ आया तो ही एंजॉयड कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ अर्बन सेंटर. कि अर्बन सेंटर का कैसा कल्चर था? कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे. जैसे देखोगे कुछ लोग जो है तुम्हारा अरेबिक बोलते थे, कुछ लोग पर्शियन बोलते थे, कुछ लोग क्या बोलते थे? टर्की से बोलते थे. एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस जो बोलने वाले लोग थे, सारे लोग उन शहर में रहा करते थे. एंड ये क्या करते थे? एक दूसरे से आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड एनेक्डोट्स, ये सब क्या करते थे? शेयर करते थे. आइडियाज, इंफॉर्मेशन, एनेक्डोट्स मतलब क्या बोले तो शॉर्ट क्या बोलेंगे कि शॉर्ट स्टोरी के जैसा ही होता है एनेक्डोट. तो इन सारे में क्या क्या होता था कि स्टोरीज ये सब शेयर जो कर रहे हैं या एनेक्डोट जो लिख रहे हैं किन के बारे में लिखते थे. तो स्पेशली कहता है कि उन लोगों के बारे में दोज हु वर नोन फॉर देयर पाइटी मतलब जो अपने धर्मनिष्ठा या अपने जो है डिवोशन के लिए जो है तुम्हारा पॉपुलर है, जो सेंट रहे हैं उनके बारे में. उसके बाद उन किंग्स के बारे में जो क्रूएल भी थे एंड जेंडर्स भी थे, उन किंग्स के बारे में लिखते थे. साथ ही साथ जो ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन रहे हैं उस टाइम, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जो है ये लोग लिखते थे. उसके बाद जो है एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो है जिससे ये लोग अनफेमिलियर थे, उन सारी चीज़ों को पर्टिकुलरली हाईलाइट करके लिखते थे. सो दैट कि उन लोगों को जो इनके राइटिंग्स को पढ़ने वाले हैं या जो सुनने वाले हैं, ठीक है, कौन? जो रीडर है या लिसनर है, इसको कैसे क्या करना है? इम्प्रेस करना है. तो ये सारे जो चीज़ें कॉमन है, ये सब ठीक है, थोड़ा बहुत आइडियाज़ दे रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा हर एक जगह पे, लेकिन स्पेशली ये उन चीज़ों को हाईलाइट करते थे जिसके बारे में वहाँ के लोग या जो इनके रीडर्स होंगे या लिसनर होंगे वो नहीं जानते हो. किस लिए? तो टू इम्प्रेस देम, कि जो आदमी सुन रहा हो या जो पढ़े उनको हम इम्प्रेस कर सके. और आगे आते हैं कि द कोकोनट एंड द पान. कोकोनट एंड द पान कि अगर आप इब्न बतूता का राइटिंग स्टाइल देखेंगे या वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से जो चीज़ों को वो लोगों को या चीज़ों को एक्सप्रेस करता था और लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा था, या किस तरह से जो है वो अनफेमिलियर थिंग्स को रिप्रेजेंट करता था सो दैट कि लोग जो है इसको समझ जाए इजीली, उसके रीडर जो उन लैंड्स में अवेलेबल है, जो एक्सेसिबल तो है लेकिन वहाँ पे वो लोग जो है आते कम हैं. तो कहता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन का कि किस तरह से वो अनफेमिलियर थिंग्स को रिप्रेजेंट करता था, वो हम पान और कोकोनट के एग्जांपल से देख सकते हैं कि उसने पान एंड कोकोनट को कैसे रिप्रेजेंट किया है. कहता है जो
नेचर में बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं उनमें से कुछ ट्रीज क्या होते हैं आपके कि एस्टॉनिशिंग होते हैं या मोस्ट पिकुलियर, थोड़ा पेचीदा टाइप का। उसमें से एक ट्री कौन सा है? कोकोनट का ट्री। कोकोनट का ट्री कैसा होता है? तो कहता है कोकोनट का ट्री जो है खजूर डेट के ट्री के जैसा ही, डेट पाम के ट्री के जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? डेट पाम से हमें क्या मिलता है? डेट मिलता है, एंड कोकोनट से हमें क्या मिलता है? नट मिलता है। नट कैसा होता है? तो कहता है कि नट इस तरह का जो है, ठीक है, ह्यूमन का हेड के जैसा होता है, ह्यूमन के हेड के जैसा होता है, जिसको अगर हम सही से देखें तो कैसा दिखेगा कि इसमें जो है इस तरह का 2 आइज होता है एंड एक माउथ होता है। इस तरह का जो है सिंबल जब हम नारियल को देखते हैं तो हटाते हैं तो इस तरह का दिखता है, दशा दशा 2 ब्लैक डॉट और एक इस तरह का। तो ये कहता है माउथ के जैसा, जहाँ पे 2 आइज है एंड एक माउथ है। एंड जब ये ग्रीन होता है तो ग्रीन के समय इसमें जो फाइबर्स हैं वो क्या लगता है कि इसका ये ब्रेन वाला पोर्शन है, ये इसका ब्रेन वाला पोर्शन है। एंड सॉरी, ये जब ग्रीन होता है तो क्या लगता है कि ये जब ग्रीन है वो ब्रेन है। एंड इसमें जो फाइबर्स हैं वो कैसे लगते हैं कि इसके हेड पे क्या है? हेयर है। इस तरह का वो रिप्रेजेंटेशन करता है कि जो नट है वो उसमें 2 आइज हैं, एक माउथ है। जब ये ग्रीन है उस टाइम ये ह्यूमन ब्रेन जैसा दिखता है, एंड इनमें जो ये फाइबर्स हैं वो कैसे दिखते हैं? इसके ऊपर हेयर के जैसा। इस थ्रेड का लोग जो है तुम्हारा किस लिए यूज़ करते हैं तुम्हारा? तो इसको कॉर्ड बनाने के लिए यानी रस्सी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ये कॉर्ड इतना मजबूत होता है कि लोग जो शिप में नेल यूज नहीं करते हैं, शिप को जोड़ने के लिए वो नेल यूज नहीं करते, काटी यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? तो इसी कॉर्ड को यूज करते हैं एंड उसको टाई करते हैं। साथ ही साथ जो बर्तन बनाते हैं उसके लिए भी जो है, केबल्स के लिए जो है लोग इसी कॉर्ड का यूज करते हैं। आगे कहता है पान। पान कैसा दिखता है? तो कहता है कि पान तो हमारे यहाँ होता नहीं है, तो पान के बारे में एक्सप्लेन करता है ग्रेप वाइन से। पान के बारे में एक्सप्लेन करता है ग्रेप वाइन से। ग्रेप वाइन में और इसमें क्या डिफरेंस है? तो दोनों का जो स्टेम है एक ही जैसा होता है, लिप भी एक ही जैसा होता है, एक ही तरीके से दोनों को जो है ग्रो किया जाता है। एंड आगे कहता है कि ग्रेप वाइन में हमें क्या मिलता है? ग्रेप्स मिलता है, लेकिन जो पान ग्रो करते हैं इसका सिर्फ लीव्स के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पान का लीफ को जो है हम क्या करते हैं? तो यहाँ के लोग जो है उसमें एरिका नट यानी सुपारी लोग सुपारी के साथ खाते हैं। अब ये एरिका नट कैसा दिखता है? तो नटमेग के जैसा। नटमेग क्या होता है? जायफल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बच्चों को जो है बच्चों के लिए काम में आता है। तो ये एरिका नट नटमेग के जैसा दिखता है। एरिका नट को पान खाने से पहले उसमें मिला करके खाते हैं। एरिका नट को तोड़ते जाते एकदम जब तक छोटा हो जाए, और उसके बाद जो है इसको पान के साथ मिला करके जो है खाते हैं एंड इसको च्यू करते रहते हैं जब तक कि इसके छोटे छोटे जो है टुकड़े ना हो जाए, मैस्टिकेट करते रहते हैं। ये था पान का डिस्क्रिप्शन। तो कैसे ये बता रहा है, ये स्ट्रैटेजी था किसका? इब्न बतूता का, कि कैसे उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है जिससे हमारे लोग अनफेमिलियर है, हमारे जो रीडर्स हैं, ऑडियंस है, क्या अनफेमिलियर है, एंड उसको फेमिलियराइज करना है। तो जो नोन चीज़ें है उसके साथ कंपेयर करके बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज़। ये इब्न बतूता जो है सिर्फ पान या अननोन चीज़ों के बारे में नहीं, इंडियन सिटीज़ के बारे में भी लिखा है। कहता है इब्न बतूता इंडियन सिटीज़ के बारे में क्या बताता है? तो कहता है इंडियन सिटीज़ आर फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि जो सिटीज़ है वो कैसे हैं? फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दोज, किनके लिए? तो हु हैव नेसेसरी ड्राइव, जिनको क्या है? ज़रूरत है, ठीक है, जिनके अंदर इच्छा है, ठीक है। उसके बाद उनके लिए जिनके पास रिसोर्सेस है, एंड उनके लिए जिनके पास स्किल्स है। तो इंडियन सिटीज आर फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए जो है बहुत से लोग आते थे यहाँ पे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कोर्ट में मिल जाए या कहीं और मिल जाए। तो क्या क्या कहता है? जिनके पास नेसेसरी ड्राइव है, ज़रूरत है जिनको, जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास स्किल्स है, उन सब के लिए जो है इंडियन सिटीज जो है
क्या है, फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड आगे कहता है कि इंडियन सिटीज़ कैसा है, तो डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पेरस है। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है एंड प्रॉस्पेरिटी भी उसी तरह से है, एक्सेप्ट कई बार जो होता है कि ये जो प्रॉस्पेरिटी है या फिर ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कई बार जो है तुम्हारे प्रॉब्लम में आती है, खतरे में, कब, जिस समय कोई वार होता है या कोई आकर के इन्वेड करता है, लूट करके चला जाता है, तो ओकेजनल डिसरप्शन होता है। अदरवाइज देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन हाई है और साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी भी भरा हुआ है। उसके बाद कहता है कि हमें जो इब्न बतूता का अकाउंट से हमें समझ में आता है कि इंडियन सिटीज़ क्या कैसे है तुम्हारा, तो यहाँ का इंडियन सिटीज़ का जो स्ट्रीट्स है वो क्राउडेड है एंड यहाँ पे ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स है जो तुम्हारा वेराइटीज ऑफ गुड्स से भरा पड़ा है, ठीक है। एंड उसके बाद कहता है कि इब्न बतूता दिल्ली सिटी को बताता है दिल्ली सिटी के बारे में कि दिल्ली सिटी कैसा है, तो दिल्ली सिटी इज़ द वास्ट सिटी, लार्जेस्ट इन इंडिया। हाँ, इसके कंपैरिजन में दौलताबाद के बारे में, दौलताबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, वो इससे कोई छोटा नहीं है, ठीक है। वो दिल्ली के टक्कर का एक और शहर जो है इंडिया में, वो क्या है, दौलताबाद। अब दिल्ली का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दिल्ली के बारे में क्या कहता है। तो दिल्ली देखोगे, ठीक है, सिटी ऑफ कवर्स वाइड एरिया, बड़ा एरिया है एंड यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पहले ही पढ़े, पॉपुलेशन हाई है। उसके बाद क्या पढ़े कि इसके चारों ओर क्या है, रैम्पार्ट है, ठीक है। एंड ये रैम्पार्ट जो है विदाउट पैरेलल, कि अतुलनीय है, मतलब इतना बड़ा, ठीक है। एंड जिस तरह से बना है वो क्या है, अपने आप में यूनिक है। इसका जो तुम्हारा रैम्पार्ट है उसका जो ब्रेथ है, कहता है 11 क्यूबिट है। क्यूबिट मतलब एक हाथ, दो हाथ, एंड 1 क्यूबिट इज इक्वल टू होता है, 1 क्यूबिट इज इक्वल टू कितना होता है, 20 इंचेज। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चौड़ा है इसका रैम्पार्ट या वॉल। उसके इनसाइड क्या मिलता है, रैम्पार्ट के इनसाइड देखेंगे तो जो नाइट सेंट्री है, ठीक है, मतलब जो रात के जो पहरेदार हैं एंड जो तुम्हारे गेट कीपर्स हैं उनके लिए घर बना हुआ है। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है कि रैम्पार्ट्स के अंदर क्या है, तो स्टोर हाउस है, ठीक है। स्टोर हाउस किसके लिए, तो स्टोरिंग एडिबल्स, खाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है ग्रेन रखा हुआ है, सो दैट कि वो लंबे समय तक चले विदाउट गेटिंग क्या है, बिना सड़े हुए, बिना रॉटन हुए। उसके बाद और क्या क्या भरा हुआ है, किनका स्टोर हाउस है, मैगजीन्स है, एम्यूनिशंस है एंड सीज करने का मशीन सब जो है यहाँ पे भरा हुआ है। ये सब के अलावा और क्या देखेंगे, तो विद इन द सिटीज हॉर्समैन एंड इन्फेंट्रीमैन जो है, ठीक है, इस शहर के अंदर जो है तुम्हारा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे पुलिस का पेट्रोलिंग कार जो होता है ना, पिसिया, वो सब जैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमते रहते हैं, मार्च करते रहते हैं, उसी तरह जो है यहाँ पे घुड़सवार यानी जो है हॉर्समैन एंड इन्फेंट्री जो है शहर के एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। इसके अलावा क्या कहता है कि शहर में ये जो वॉल बना है, ठीक है, इस वॉल में, इस रैम्पार्ट में क्या है, विंडोज़ है। विंडो जो शहर की साइड खुलती है एंड इसी के थ्रू जो है शहर में लाइट इंटर करता है। इसके अलावा कि ये जो फोर्ट रैम्पार्ट है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन एंड ऊपर वाला जो पोर्शन है वो किससे बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है। आगे कहता है कि यहाँ पे कई टावर्स हैं, जो इस रैम्पार्ट के ऊपर कई टावर्स हैं जो एक दूसरे से जो है तुम्हारा एक दूसरे के क्लोजली आसपास हैं। एंड इस रैम्पार्ट में कितने गेट्स हैं, 28 गेट्स हैं, जिनको क्या बोला जाता है, दरवाज़ा। इन दरवाज़ा में जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है वो बुदाऊं दरवाज़ा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट। मांडवी दरवाज़ा के अंदर क्या है, ग्रेन मार्केट एंड एडजेसेंट टू गोल मार्केट, गुल दरवाज़ा, गुल दरवाज़ा के बगल में क्या है, एक बड़ा सा ऑर्चर्ड है। ये सब के अलावा दिल्ली शहर में और क्या है, तो फाइन सीमेंट्री है। फाइन सीमेंट्री मतलब जो है कब्र है, ठीक है, एंड हर एक कब्र के ऊपर या तो वो कब्र के ऊपर जो है सीमेंट्री के ऊपर डोम बना हुआ है, या डोम नहीं बना हुआ है तो कम से कम आर्चेज इस तरह का जो है बना होता था। इसके अलावा सीमेंट्री में क्या हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे फ्लावर्स जो है वहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे ट्यूब रोज़, जैस्मीन, वाइल्ड रोज़, ये सारे फ्लावर्स जो है एंड सालों भर ये जो है ब्लॉसम करते रहते हैं, हर एक मौसम में खिलते रहते हैं। इस तरह का जो फ्लावर्स लगा हुआ है, ये है दिल्ली शहर के बारे में। अब आगे देखते हैं बाज़ार के बारे में कि यहाँ जो बाज़ार है, बाज़ार में क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है। तो कहता है मार्केट्स वर
नॉट ओनली प्लेसेस फॉर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जहाँ पे हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, सिर्फ उसी का प्लेस बाजार नहीं था, बल्कि बाजार वर द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज एज वेल, जहाँ पे अलग अलग तरह का सोशल कल्चरल एक्टिविटीज हो रहा है। कहता है बाजार में, हर एक बाजार में कम से कम एक मस्जिद, एक मंदिर होता था। एंड ज़्यादातर बाजार में क्या है, स्पेसेस जो है पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए मार्क किया जाता था कि ये जो बाजार है यहाँ पे ये पब्लिक परफॉर्मेंस वाला स्टेज जैसा बना होता था, जहाँ पे जो डांसर है, सिंगर्स है, म्यूजिशियंस है आएंगे एंड वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा और देखोगे तो बताता है कि इब्न बतूता का कोई इंटरेस्ट ये सारे बाजार के बारे में यहीं तक था, ठीक है, कि प्लेसेस मार्क किया हुआ, मॉस्क है, टेम्पल है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अलावा सोशल एंड कल्चरल हब है, अब एक्टिविटीज़ का हब है। अब आगे कहता है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ टाउन, कि शहर प्रॉस्पेरस, तो इब्न बतूता बता रहा है कि शहर जो है क्या है, हाईली पॉपुलेटेड है, प्रॉस्पेरिटी है, तो ये प्रॉस्पेरिटी आता कहाँ है? तो इब्न बतूता प्रॉस्पेरिटी बताने के में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट लेता नहीं है, लेकिन उसके जो राइटिंग्स है उससे जो हिस्टोरियंस है वो पढ़ के अनुमान लगाते हैं कि शहर की प्रॉस्पेरिटी जो था जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस फ्रॉम विलेजेस, ठीक है, कि वेल थ्रू एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस फ्रॉम विलेजेस, की जो गांव में जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है वही कहाँ जा रहा है, शहर में जा रहा है, और इसकी वजह से शहर क्या है, प्रॉस्पेरस है। तो शहर का प्रॉस्पेरिटी विलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड विलेजेस में ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ था वो क्या था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कहता है इंडियन एग्रीकल्चर, इब्न बतूता बताता है कि इंडियन एग्रीकल्चर वाज हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है। क्यों प्रोडक्टिव है भैया, तो यहाँ पे जो है सॉइल फर्टाइल है, एंड जो फार्मर्स है कम से कम एवरी ईयर 2 क्रॉप्स तो ग्रो करता ही है। इसके बाद बताता है कि इंडियन एग्रीकल्चर के बाद कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है दैट वाज वेल इंटीग्रेटेड, या फिर वेल इंटीग्रेटेड विथ इंटर एशियन नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी जो एशियन नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है उससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी या इंडिया भी जो है जुड़ा हुआ था। और इसके वजह साथ ही साथ सिर्फ जुड़ा हुआ ही नहीं था, बल्कि देखोगे कि यहाँ का जो तुम्हारा आर्टिजन्स का जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा हाई डिमांड में थे। साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इन सारे प्लेसेस पे जो है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का जो प्रोडक्ट है उसका हाई डिमांड था, और इसी हाई डिमांड की वजह से जो इंडियन आर्टिजन्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो बहुत प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। यानी इनकी प्रॉस्पेरिटी जो है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुड्स वर इन हाई डिमांड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। एंड यहाँ पे जो गुड्स जा रहा था, किन गुड्स का स्पेशली डिमांड था, तो साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ये इन सारे प्लेसेस पे स्पेशली टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा डिमांड था। टेक्सटाइल में कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, सिल्क, ब्रोकेड, सैटिन, ये सारे जो है टेक्सटाइल्स हैं, एंड इन सब का जो है तुम्हारा बहुत डिमांड है। और उसके बाद बताता है इब्न बतूता कि मसलिन के कुछ वेराइटीज़ इतने महंगे होते थे, इतने एक्सपेंसिव होते थे कि जिसको सिर्फ नोबल्स या जो बहुत रिच लोग हैं वो परचेज कर सकते थे एंड उसको पहन सकते थे। अदरवाइज जो है मसलिन क्या है, बहुत महंगा है, सिर्फ उन्हीं के लिए जो रिच है उनके लिए बना। ब्रोकेट जो है एक तरह का कपड़ा होता है जिसके ऊपर जो है गोल्डन या सिल्वर कलर से इस तरह का साड़ी उड़ी में देखेंगे, बनारसी साड़ी ये सब में, तो इस तरह का जो पैटर्न बना रहता है, डिजाइन बना होता है, उसी तरह से वो होता है ब्रोकेट। अब आगे आते हैं म्यूजिक मार्केट इन ताराबाद, अगला सोर्स है। कहता है म्यूज़िक दिल्ली के बारे में तो बताया है, उसी तरह कहता है कि दौलताबाद में एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जिसका नाम ताराबाद है, जहाँ पे जो मेल एंड फीमेल सिंगर्स हैं उनके लिए प्लेस मार्क किया हुआ है। एंड ये कैसा है, तो ग्रेटेस्ट एंड ब्यूटीफुल मार्केट है ताराबाद का। एंड आगे देखेंगे कि इसमें कहता है यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस शॉप्स हैं, एंड हर एक शॉप का जो दरवाज़ा, एक दरवाज़ा जो ओनर है, ओनर के घर तक जाता है, ठीक है, कि एक जो डोर है वो कहाँ जाता है, तो ओनर के हाउस तक जाता है। हर एक शॉप किससे डेकोरेटेड है, तो जो शॉप्स हैं वो सारे कारपेट से डेकोरेटेड है। एंड शॉप का जो सेंटर है वहाँ पे क्या है, एक स्विंग है, इस स्विंग पे एक वुमेन बैठी हुई, एक जो है फीमेल सिंगर बैठी रहती है जो हमेशा गाते रहती है, एंड उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, एंड उसके साथ उसके अटेंडेंट्स वहाँ पे रहती हैं। ये सारे लोगों को अट्रैक्ट
करने के लिए जो है ऐसा किया जाता था। उसके अलावा देखोगे कि मार्केट प्लेसेस के मिडिल में क्या है, एक क्यूपोला है। क्यूपोला गुंबद जैसा होता है, मतलब ये क्या है, वही प्लेस जो मार्क किया हुआ है जहाँ पे जो सिंगर्स हैं वो आएंगे, ठीक है, बैठेंगे, जो कारपेटेड है एंड डेकोरेटेड है, जहाँ पे देखोगे कि हर एक थर्सडे को सुबह का प्रेयर के बाद जो है जो चीफ हैं वो आकर के बैठते हैं, ठीक है, उनके सर्वेंट्स, स्लेव्स, ये सभी यहाँ पे आके बैठते हैं। एंड उसके बाद जो फीमेल सिंगर्स हैं वो वन बाय वन आकर के जो है वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देती हैं। इन सब के अलावा शाम का वो जो है, ठीक है, संध्या का जो है गीत उत गाती है। एंड कहता है इस मार्केट में एक मस्जिद भी है ये प्रेयर ऑफर करने के लिए। एंड इन सब के अलावा जो लोग हिंदू रूलर्स भी रहे या वो भी जो है तुम्हारा, जब वो अगर उधर से मार्केट से क्रॉस करते थे तो वो भी क्यूपोला पे आके बैठते थे एंड जिनके सामने जो है ये सिंगर्स, डांसर, ये सब परफॉर्म करते थे। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है कि इब्न बतूता बताता है कि जो स्टेट है, दैट स्टेट हैज़ टेकन स्पेशल मेजर्स टू इनकरेज मर्चेंट्स को बढ़ावा देने के लिए जो है स्पेशल क्या है, स्पेशल मेजर्स लिया था, स्पेशल स्टेप, क्या स्टेप्स लिया था। तो कहता है कि ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स, ज़्यादातर ट्रेड रूट देखोगे विथ सप्लाइड विथ इंस एंड गेस्ट हाउस। जहाँ पे आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आप थक गए तो रुक सकते हैं, पानी वानी का व्यवस्था है, ठीक है, रुकने का प्रॉपर व्यवस्था है, सो दैट कि जो है मर्चेंट्स ट्रेड को प्रमोट करें। एंड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को जो है इनकरेज करने के लिए इस तरह का स्टेप्स जो है किंग लेता था। एंड इसलिए ट्रेड रूट्स पे इंस एंड गेस्ट हाउस बनवा करके रखा था। आगे देखोगे कि इब्न बतूता कहता है कि हम खुद ही यहाँ का जो पोस्टल सिस्टम है उसको देख करके सरप्राइज थे कि इतना एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम कैसे हो सकता है। जो पोस्टल सिस्टम अलग अलग पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है, किस किस पर्पज़ से, तो जैसे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, टू सेंड इंफॉर्मेशन, उसके अलावा और किस काम में जो है आ रहा है, तो रेमिट क्रेडिट अक्रॉस द ट्रेड रूट्स, की अगर आपका पैसा वैसा कहीं घट गया, ठीक है, या कहीं ज़रूरत पड़ गया तो आप क्रेडिट जो है ले सकते हैं कहीं से, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। या फिर शॉर्ट इंटरवल में अगर गुड्स आपको भेजना है, पहुंचाना है, ठीक है, डिस्पैच करना है, तो वो करने के लिए भी जो है ये पोस्टल सिस्टम बहुत एफिशिएंट था। इन सारे काम को बहुत बखूबी से ये पोस्टल सिस्टम कर पाता था। एंड वो बताता है कि जनरली जो है सिंध से दिल्ली जाने में 15 डेज लगता था। वहीं पे ये जो पोस्टल सिस्टम है, पोस्टल सिस्टम का यूज़ करके कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन है वो मात्र 5 दिन में जो है सुल्तान तक पहुंचा सकते थे। उनके जो स्पाई है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आया, कुछ भी हुआ, तो 5 दिन के अंदर जो है, जहाँ 50 दिन लग रहा है उसको सिर्फ 5 दिन में ये पोस्टल सिस्टम करके दिखा रहा है। तो कहता है ये पोस्टल सिस्टम जो है 2 तरह का होता था। कौन कौन सा है? ये पोस्टल सिस्टम 2 तरीके का है, 2 तरीके से है। एक ऑन हॉर्स, दूसरा ऑन फुट। जो हॉर्स पोस्ट है, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, उलुक बोलते हैं, ठीक है, उलुक, जहाँ पे रॉयल हॉर्सेस जो है तैयार रहते हैं, ठीक है। एंड ये रॉयल हॉर्सेस जो है, या इनका जो स्टेशन होता है, हॉर्स पोस्ट का स्टेशन जो है, हर एक 4 माइल्स पे, एवरी 4 माइल्स के ऊपर बाद जो है स्टेशन होते हैं जहाँ पे रॉयल हॉर्सेस रेडी रहते हैं। उसके बाद दूसरा जो है फुट पोस्ट को हम दवा बोलते हैं। दवा जो है हर माइल में 3, यानी 1/3 माइल पे एक स्टेशन होता है जहाँ पे जो है लोग हमेशा रेडी रहते हैं। कहता है हर एक 1/3 माइल पे एक वेल पॉपुलेटेड विलेज होता था जिसके बाहर जो है 3 पवेलियंस होता था जहाँ पे लोग बैठे रहते थे, तैयार रहते थे। यही जो है मैसेंजर या इन्फॉर्मर जो बोले, ठीक है, ये तैयार रहते थे फूड पोस्ट वाले। एंड आगे कहता है कि जब भी इंफॉर्मेशन भेजना होता था तो वो क्या होता है कि फूड पोस्ट के बारे में लिखा है कि जो मैन है वो एक हाथ में क्या है, लेटर है, और दूसरे हाथ में क्या है, बेल्स रखे हुए। बेल्स क्या, एक हाथ में लेटर की जो हमें ले जाके देना है, दूसरे हाथ में बेल, ठीक है, 2 क्यूबिट रॉड होता है जिसके ऊपर जो है एक बेल बंधा होता है, ठीक है। एक हाथ में बेल पकड़े हुए, दूसरे में लेटर, और लेकर के दौड़ रहा है इतना स्पीड जितना वो स्पीड दौड़ सकता था।
और उसके बाद जैसे ही वहाँ पहुँचने वाला 1/3 माइल ट्रैवल करते करते जैसे ही वहाँ पे घंटी का आवाज़ सुनाई दिया कि उधर से घंटी का आवाज़ आ रहा है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, दूसरा आदमी यहाँ पे तुरंत से तैयार रहता था। दूसरा आदमी के पास जैसे ही ये पहुँचा, उससे लेटर लिया एंड उसके पास जो है फिर बेल है, वो लेकर के अपना जो है भागते। और इस तरह का जो है सिस्टम हमें तब तक चलते रहता था जब तक कि वो जो लेटर है अपना डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाए। आगे कहता है कि इस तरह का जो पोस्टल सिस्टम है, ठीक है, इस तरह का जो सिस्टम है, इसको जो है ऑफनली जो है खुरासान का जो फ्रूट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि इंडिया में जो है खुरासान का फ्रूट का डिमांड बहुत ज़्यादा था एंड फ्रूट पता ही है कि ज़्यादा लंबे दिनों तक सर्वाइव करता नहीं। तो ये है पोस्टल सिस्टम के बारे में। अब रिले रेस में देखें ना, एकदम वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि एक तैयार है कि उधर से आ रहा है, हाथ में लेटर जो पकड़े हुए है, दूसरा जैसे ही दिया, एकदम जितना स्पीड दौड़ सकते हैं उस तरह का ये है। आगे कौन सा क्विकर होगा, तो कहता है फुट पोस्ट वाज मोर क्विकर देन हॉर्स पोस्ट। एंड यही है यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अगला टॉपिक जो है आगे पढ़ते हैं।